नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बिहार में राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही है। प्रशांत किशोर जो शुरू में दावे कर रहे थे कि इस बार वो बिहार में अपनी सरकार बनाएंगे, अपने बलबूते पे वो कह रहे थे कि भाई सरकार तो हमारी ही बनेगी, लेकिन इस वक्त वो बड़ी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं, फंस गए हैं और धीरे धीरे वो उनकी जो मुसीबतें हैं वो बढ़ती ही जा रही हैं। प्रशांत किशोर ने यह सोचा नहीं होगा कि उनके साथ ये हश्र भी हो सकता है, उनके साथ ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। देखिए, अभी कम से कम 3 कैंडिडेट उनके जो हैं वो तो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। गोपालगंज से उनके जो कैंडिडेट थे, ब्रह्मपुर से जो उनके कैंडिडेट थे और दानापुर से उनको जो कैंडिडेट थे, वो सब मैदान छोड़ के भाग चुके हैं। क्यों भाग चुके हैं? क्योंकि बिहार से जो खबरें आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि प्रशांत किशोर को कोई भाव नहीं मिल रहा है। ग्राउंड लेवल पे, जमीनी स्तर पे प्रशांत किशोर को कोई भाव नहीं मिल रहा है। और कैंडिडेट्स को तो छोड़िए, उस पर मैं आऊंगा। प्रशांत किशोर अपनी सारी उम्मीदें खोते जा रहे हैं, हताश होते जा रहे हैं। कैंडिडेट छोड़ के क्यों भागता है? अगर कैंडिडेट को यह भरोसा हो कि वो चुनाव जीत सकता है या कम से कम रेस में भी है, तो वो छोड़ के नहीं भाग सकता। प्रशांत किशोर के कैंडिडेट्स इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि उनको ये बात समझ में आ रही है कि वो कहीं रेस में ही नहीं है। ये जमानत तो जब्त होगी, उनके जीतने की कोई चांस ही नहीं है। ये सबको अब समझ में आ रहा है। इसलिए ऐसे जो भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अपनी इज्जत बचानी है, वो प्रशांत किशोर को छोड़ के भाग रहे हैं, चाहे वो गोपालगंज के हों, चाहे वो ब्रह्मपुर के हो, चाहे वो दानापुर के हों। और ये जो हताशा है अब प्रशांत किशोर में साफ साफ दिख रही है। आजकल वो झगड़ा किससे कर रहे हैं? पत्रकारों से कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनेता जिसने अपनी पूरी करियर, पॉलिटिकल कैरियर, जो भारत में आए, नरेंद्र मोदी को उन्होंने, वो कहते हैं कि 2014 का चुनाव जितवाने में उनकी बड़ी भूमिका रही। उन्होंने कम्युनिकेशन संभाला। एक आदमी जो अपने आप को कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट कहता है, जो अपने आप को मीडिया का एक्सपर्ट कहता है, आज की तारीख में प्रशांत किशोर उसी मीडिया के साथ पंगे ले रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। अभी तो एक इंटरव्यू हुआ उनका जो बड़ी चर्चा में है, वायरल भी है। उसमें वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, बीच इंटरव्यू से उठ जाते हैं। आपने ये कभी नहीं देखा होगा कि प्रशांत किशोर ऐसा भी कभी उन्होंने पहले किया हो मीडिया के साथ, क्योंकि वो तो, उनको तो मीडिया का क्रिएशन माना जाता है। भाई, आपसे अगर कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं और आप मीडिया के एक्सपर्ट हैं, तो भाग जाने से तो आपकी छवि और भी खराब होगी। और ये सिर्फ आपकी हताशा को दिखाता है। और देखिए, सवाल उठने बड़े जायज हैं। प्रशांत किशोर ने स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके अपने विरोधियों पे सवाल दागे। ये कहा अशोक चौधरी भ्रष्ट हैं, सम्राट चौधरी की डिग्री ठीक नहीं है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप उन्होंने अलग अलग लोगों पे लगाए, दिलीप जायसवाल पे लगाया। अब इनकी बारी आ गई है। देखिए, आप दूसरों के बारे में बहुत जांच पड़ताल करते हैं, तो कुछ जांच पड़ताल आपके बारे में भी हो जाती है। अब मीडिया उनसे यही सवाल पूछ रही है। अब प्रशांत किशोर, आपको याद होगा, उन्होंने अशोक चौधरी के ऊपर वो ट्रस्ट का जो आरोप लगाया था कि ज़मीनें लिखवाई गई हैं, जो ट्रस्ट के नाम पर, उनकी क्या हकीकत है वो बताना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अब ये सवाल उठ रहा है प्रशांत किशोर के बारे में, उनकी संपत्ति को लेकर भी सवाल उठ रहा है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी की डिग्री पे सवाल उठाया, अब उनकी डिग्री को लेकर भी सवाल उठ रहा है, लेकिन वो किसी का जवाब नहीं देना चाह रहे हैं। मैं आपको बताता हूं, ये कहा जा रहा है, आरोप लग रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सारे आरोप हैं कि पटना में उन्होंने लगभग 11 कट्ठा जमीन खरीदी। अब वो दूसरों को कहते हैं ना कि आपने इतनी जमीन खरीदी। अब उनसे कहा जा रहा है, सवाल पूछे जा रहे हैं कि भाई आप इसका जवाब दीजिए, आपने 11 कट्ठा, पटना में 11 कट्ठा जमीन कम नहीं होता। पटना बिहार की राजधानी है और वहां 1 कट्ठा जमीन की कीमत करोड़ों में जाती है, अगर पॉश एरिया में आपकी जमीन है तो आप सोचिए, ये सवाल जब उठने शुरू हुए तो प्रशांत किशोर कंफर्टेबल नहीं दिख रहे हैं। वो कहते हैं जी हमने तो अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दिया है, सारे रिटर्न्स हमने फाइल कर दिए। अब ये रिटर्न्स तो हर कोई फाइल करता है, उससे हर चीज़ की जानकारी नहीं मिलती है। जब ये आरोप आपके ऊपर लगते हैं कि औने पौने दाम में आपने ज़मीन खरीदी या अपने नाम करवा ली, तो फिर वो इनकम टैक्स का मामला नहीं रह जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स का मामला नहीं रह जाता है। कोई ये नहीं कह रहा है कि प्रशांत किशोर ने कुछ गलत किया है,
लेकिन अगर सवाल उठ रहे हैं, जैसे आपने लोगों से सवाल पूछे कि आपके पास इतनी संपत्ति कहां से आई, आपने ये जमीन कैसे रजिस्टर करवाया, तो अब अगर ये सवाल प्रशांत किशोर के खिलाफ उठाए जा रहे हैं, उनके बारे में कहे जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर को भी जवाब देना चाहिए। इसी तरह से अब एक सवाल उठा है उनकी डिग्री को लेकर के। वो सम्राट चौधरी के बारे में कहते हैं ना कि वो 10th पास नहीं है, या कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। तो अब लोगों ने कहा कि ठीक है, आपने सबके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, अब ये बताइए आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, वो डिग्री आप हमें दिखाइए। अब प्रशांत किशोर उससे भी नाराज हो जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में यही हुआ। इस इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि भाई आप अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बताइए, तो वो भड़क गए और उन्होंने कहा कि भाई मैंने पढ़ाई लिखाई नहीं की है, हम फेल हो गए हैं, इंटरव्यू से भाग गए। अब इसमें भागने की कौन सी बात है भाई? आप प्रधानमंत्री की डिग्री पे सवाल उठा सकते हैं, तेजस्वी की डिग्री पे सवाल उठा सकते हैं, सम्राट चौधरी की डिग्री पे सवाल उठा सकते हैं, तो लोग आपकी डिग्री पे सवाल क्यों नहीं उठा सकते? अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि आपके पास डिग्री नहीं है। अरे भाई है। जब आप दूसरों से कहते हैं कि डिग्री दिखाओ, तो जब आपसे कहा जा रहा है कि अपनी डिग्री दिखाओ, तो आप दिखा दीजिए। क्या समस्या है इसमें? इसमें कोई बुरा मानने वाली कौन सी बात है? कोई आपके ऊपर यह आरोप तो नहीं लगा रहा है कि आपने कोई फर्जी डिग्री रखी हुई है। बस एक सवाल उठा, जैसे आपने उठाया वैसे आप दिखा दीजिए। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और इंटरव्यू से उठ के चले गए। अब जब वो इंटरव्यू से उठ के चले गए, तो सोशल मीडिया पे कई तरह की बातें की जा रही हैं उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के। अब ये कहा जा रहा है कि बक्सर से उन्होंने स्कूली पढ़ाई की, उसके बाद साइंस कॉलेज से उन्होंने पढ़ाई की, इंटरमीडिएट किया होगा, वहाँ से फिर वो दिल्ली चले आए हिंदू कॉलेज से, वहाँ उन्होंने स्टैटिस्टिक्स में एडमिशन लिया, लेकिन वहाँ वो ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सके दिल्ली यूनिवर्सिटी में। उसके बाद वो हैदराबाद चले गए और वहाँ जा कर के ये कहा जा रहा है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। भाई सवाल ये है किस सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया, कौन से साल किया, क्या मार्क्स थे, आप भी दिखा दीजिए जब लोग मांग रहे हैं। तो जब ये सवाल उठ रहे हैं तो आप अपना टेम्पर लूज करने की बजाय आप लोगों को डिग्री दिखा दीजिए। भाई देखिए, प्रशांत किशोर पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसमें किसी को कोई शक नहीं। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया, हर कोई जानता है। लेकिन जब आप टेक्निकल चीज़ें दूसरों से उठाते हैं ना कि आप अपनी डिग्री दिखाओ, तो आप भी अपनी डिग्री दिखाइए। क्या दिक्कत है इसमें? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जिस जॉन हॉपकिंस से उनको ये वो कहते हैं कि मुझे पब्लिक हेल्थ की डिग्री वहाँ से मिली है, वो कुछ लोग उसको भी कह रहे हैं कि डाउटफुल है। तो सारे डाउट्स दूर कर दीजिए। सोशल मीडिया पे देखिए कई तरह के सवाल उठते हैं, लेकिन आज के ज़माने में सोशल मीडिया को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो जब सवाल उठ रहे हैं तो सबको ख़त्म कर दीजिए। आप अपनी डिग्री अपने एक्स हैंडल पे लगा दीजिए, सारी दुनिया देख लेगी, ये समस्या ही खत्म हो जाएगी। लेकिन जब आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप जानबूझ करके इस तरह के संदेह को बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आप इस सवाल से भागेंगे तो ये संदेह और मजबूत होता जाएगा। और किसी राजनेता के लिए, क्योंकि अब तो आप एक पॉलिटिशियन है ना, तो ये किसी पॉलिटिशियन के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है और बिल्कुल अच्छी बात नहीं है कि वो इस तरह से सवाल से भागें, क्योंकि ये आरोप और गहरे होते जाएंगे। और प्रशांत किशोर इस बात को नहीं समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो कई तरह की मुश्किलों में फंसते जा रहे हैं। एक तो वो कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। अब उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखिए, चुनाव के पहले का बॉडी लैंग्वेज और चुनाव की घोषणा होने के पहले का बॉडी लैंग्वेज और अब का बॉडी लैंग्वेज आप देखिए। निश्चित रूप से जो ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके पास, क्योंकि ये भी तो मंगाते रहते हैं ना, ये तो सर्वे वर्वे कराने के एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ से जो फीडबैक आ रहा है वो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, ऐसा लग रहा है। और इसलिए वो अपना पेशेंस लूज कर रहे हैं। याद रखिए, राघोपुर से भी वो चुनाव लड़ने वाले थे, नहीं लड़ा, क्योंकि वो बोले थे कि हम वहाँ जाएंगे और लोगों का फीडबैक जैसा आएगा वैसा हम डिसीजन लेंगे। तो खबर ये आई कि भाई वहाँ से फीडबैक बहुत ही खराब आया। तो प्रशांत किशोर हर तरह की मुश्किल में। अब सोशल मीडिया पे तो ये भी कहा जा रहा है कि चुनाव वो इसलिए नहीं लड़े क्योंकि वो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं बताना चाहते, नहीं दिखाना चाहते। अब मैंने कहा कि अगर आप इन सवालों से भागेंगे तो कई तरह के सवाल उठेंगे, कई तरह के सवाल उठेंगे। डेफिनेटली कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये सवाल तो उठ रहे हैं और आप इससे बहुत ज़्यादा भाग भी नहीं सकते। अच्छा, इस इंटरव्यू में जिसकी मैंने चर्चा की, उसमें वो पत्रकार से इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि वो कोई एजेंडा लेकर के आई हैं। तो एक महिला पत्रकार थी, उन्होंने कहा कि आप तो एजेंडा लेके आई हैं, अपना एजेंडा चला रही हैं। देखिए, इस तरह की चीज़ जो है ना, प्रशांत जी को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें उनके खिलाफ जाएंगी। और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को कम्युनिकेशन का एक्सपर्ट कहता था, वो आज मीडिया से इस तरह से बात कर रहा है। ये और कुछ नहीं बल्कि ये दिखाता है कि वो हताश हो गए हैं, वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं। और जब कोई व्यक्ति कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है तभी कुछ कड़वे सवाल पूछने पे इस तरह का व्यवहार करता है। देखिए,
आप अब तक सवाल पूछ रहे थे, जैसे अरविंद केजरीवाल पूछते थे ना, रोज 10 सवाल पूछते थे। शीला दीक्षित पे कितने आरोप लगाए उन्होंने, जब उनके ऊपर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया तो वो भी अपना आपा खो देते थे। तो वो चीज़ यहाँ पे झलक रही है कि प्रशांत किशोर इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। खैर, ये तो प्रशांत किशोर की बात हो गई। अगर महागठबंधन की हम बात करें, चुनाव की बात करें कि चुनाव में इस वक्त क्या हो रहा है, तो महागठबंधन तो पूरी तरह से महाघमासान में फंसा हुआ है। अभी देखिए, नामांकन पहले दौर का और दूसरे दौर का दोनों हो चुका है। नामांकन वापस लेने की तिथि भी खत्म हो चुकी है पहले दौर की। दूसरे दौर के नामांकन में अगर किसी को वापस लेना है तो 23 तारीख तक उसकी अंतिम तिथि है। लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि महागठबंधन में ऑफिशियल नंबर सारी पार्टियों का कितना है, कितनी कितनी सीटों पे कौन कौन पार्टियां लड़ रही हैं। ऑफिशियली जो इंडी गठबंधन है उसने ये नहीं बताया है। और जैसी खबर है कि कम से कम 11 सीटें ऐसी हैं, 11 से 13 सीटें ऐसी हैं जिसपे कि महागठबंधन के जो ये घटक दल हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अब सोचिए ये किस तरह की तैयारी ये लोग कर रहे थे और मंशा क्या थी इनकी। भाई, इतने दिनों से आप चुनाव की तैयारी कर रहे थे और 13 सीट पे, 11 से 13 सीट पे आज भी आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप क्या मैसेज भेज रहे हैं जनता के बीच, आप क्या मैसेज दे रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, और लगता क्या है, यही हकीकत है कि एक तो महागठबंधन के घटक दलों का आपस में एक दूसरे पे कोई विश्वास नहीं रहा, कोई विश्वास नहीं रहा। राहुल गांधी तेजस्वी को ट्रस्ट नहीं करते, तेजस्वी राहुल को ट्रस्ट नहीं करते, और मुकेश सहनी तो किसी को ट्रस्ट नहीं करते। आप ये समझ लीजिए, आप ये सोचिए कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग मिलकर अब पोस्ट पोल की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या होगा उसकी तैयारी कर रहे हैं, किसकी कितनी संख्या आएगी, उसके बाद ये जो लोग हैं वो अपने अलग अलग फैसले ले सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है। लेकिन दो चीजें मैं आपको बताऊंगा। इस चुनाव में तेजस्वी के साथ जो राहुल गांधी ने किया है ना, राहुल गांधी के गैंग ने जो किया है, वो विश्वासघात से कम नहीं है। अगर ये कहें कि तेजस्वी की राजनीतिक हत्या कर दी है राहुल गांधी के गैंग ने, तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा। खबर ये आ रही है कि जो कृष्णा अल्लावरू हैं, जो वहां पे प्रभारी हैं, उन्होंने राहुल गांधी को ये कन्विंस किया कि भाई 61 से कम सीट तो हम किसी हाल में नहीं लड़ेंगे और तेजस्वी से इस पर बात करने की जरूरत ही नहीं है, अगर वो नहीं मानेंगे तो भी हम लड़ेंगे। अब ये खबरें आ रही हैं और जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं उसमें ये लग रहा है कि खबरें बिल्कुल सही हैं। एक तरह से कम्युनिकेशन गैप ही करवा दिया उन्होंने, राहुल गांधी को मना कर दिया कि भाई आपको तेजस्वी से इस पर बात ही नहीं करनी है। अब सोचिए, तेजस्वी बिहार में लीडर थे क्या, मतलब आज भी समझिए सबसे बड़ी पार्टी 143 सीट पे लड़ रहे हैं वो। तो सवाल यह है कि महागठबंधन के अंदर राहुल गांधी ने मिलके यह फैसला किया और राहुल गांधी के गैंग ने यह फैसला किया। गैंग की जब मैं बात कहता हूं तो कृष्णा अल्लावरू भी हैं और उसमें एक और नाम है पप्पू यादव का, मैं उस पर भी आऊंगा, पप्पू यादव पे। लेकिन ये कृष्णा अल्लावरू ने ऐसा कहा जा रहा है कि कृष्णा अल्लावरू ने राहुल गांधी को एक कन्विंस किया कि तेजस्वी से बात करने की जरूरत ही नहीं है। और तेजस्वी मुकेश सहनी से इतना खार खाए हुए हैं कि उन्होंने उनसे भी बात करना बंद कर दिया। मुकेश सहनी को भाई डिप्टी सीएम बनना है, सीएम का पता नहीं, उनको डिप्टी सीएम बनना है। अभी ध्यान रखिए, मुकेश सहनी चुनाव परिणाम आने के बाद क्या करेंगे आप कुछ नहीं कह सकते। अगर 2-4 सीटें भी आ गई ना तो वो किधर जाएंगे आप नहीं कह सकते। और अगर तेजस्वी को, अगर वो सरकार बनाने के करीब हुए, अगर, जिसकी कोई संभावना भी दिख नहीं रही है, लेकिन अगर वो हुए तो मुकेश सहनी उसकी बड़ी कीमत लेंगे उनको सपोर्ट करने का, क्योंकि ये उनको चोट तो लगी है ना, कहाँ 60 सीट मांग रहे थे और कहाँ ये 12-13 सीटें उनको मिली हैं। तो आप समझिए पूरा हर तरह का कैओस है उसके अंदर। और ये राहुल गांधी के गैंग ने ये तेजस्वी के साथ जो किया है ना, वो कहते हैं ना कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, तो राहुल गैंग ने वही काम किया है, कृष्णा अल्लावरू ने वही काम किया। और ये पप्पू यादव को देखिए, पप्पू यादव कांग्रेस का सिंबल बांट रहे हैं। भाई आप कौन हो? 3 मई की 13 में आप क्या हो भाई? आप जब खुद चुनाव लड़े पूर्णिया से तो आपको कांग्रेस का टिकट नहीं मिला, आप निर्दलीय सांसद हो। लेकिन ये सारे फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया में आ रहे हैं कि वो सिंबल बांट रहे हैं। कांग्रेस क्या मैसेज दे रही है? जिस पप्पू यादव को ना तो तेजस्वी पसंद करते हैं ना लालू जी पसंद करते हैं, उस पप्पू यादव के हाथ से आप सिंबल दिलवा रहे हैं। क्या मैसेज जा रहा है? ये बहुत सटल मैसेज है तेजस्वी यादव को कि भाई आपके इशारे पे कांग्रेस नहीं चलने वाली है। और तेजस्वी का जो एटीट्यूड है वो उसको कितना पसंद करेगा आप समझ सकते हैं। तो पूरी तरह से महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है और
पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो ये आप समझिए कि विपक्ष इस तरह से बिखरा हुआ है वहां पे इस वक्त। और एक गौरव बोराम की घटना है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वहां पे आप देखिए कि वहां पे वीआईपी का भी कैंडिडेट है और वहां पे आरजेडी का भी कैंडिडेट है। लालू जी ने पत्र लिख दिया कि भाई जो वो सीट वीआईपी के पास है, लेकिन इलेक्शन कमीशन को यह कहा कि भाई हमारा कैंडिडेट तो वो है वीआईपी वाला, लेकिन अब इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। मतलब आज की तारीख में वहां आरजेडी का भी कैंडिडेट है, वीआईपी का भी कैंडिडेट है। अब तेजस्वी अगर वहां प्रचार करने जाएंगे वीआईपी के लिए तो क्या लालटेन के खिलाफ बोलेंगे? भाई वहां तो इलेक्टोरल रोल में वहां पे तो जो पर्चा बनेगा उसमें तो आरजेडी का भी सिंबल होगा। तो बहुत क्या से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है वहां पे, क्या नहीं हो रहा है। पब्लिक को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और इसका परिणाम ये होगा कि इनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी हतोत्साहित हो जाएंगे। होंगे क्या, हो गए हैं। आप अगर प्राइवेटली उनसे बात करेंगे तो वो लोग ये मान रहे हैं कि भैया चुनाव तो हम हार चुके हैं। महागठबंधन के सपोर्टर ये मानते हैं कि ये चुनाव हम हार चुके हैं, ये स्थिति आ गई है। और जहां तक एनडीए की बात है, आप देखिए एनडीए में हर चीज जिस तरह से अमित शाह ने सुलझाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। अमित शाह वहां डेरा जमा के बैठे हुए हैं, कैंप कर रहे हैं वो। अब चुनाव तक वही उनका घर होगा। अब चूंकि वो गृह मंत्री हैं तो बीच बीच में दिल्ली आते रहेंगे, लेकिन चुनाव तक वो वही डटे हुए हैं। छोटे छोटे जो लोग रिबेल कर रहे हैं ना, भाजपा के कोई कार्यकर्ता जो रिबेल करके जिसने नॉमिनेशन फाइल कर दिया है, उनको बिठाया जा रहा है, उनको समझाया जा रहा है। सोचिए किस लेवल पे जा करके अमित शाह काम कर रहे हैं, ये समझने की बात है। तो आप देखिए कितना फर्क है एनडीए में और महागठबंधन में। लेकिन मुझे सिर्फ एक चीज का डर लगता है कि 2024 में भी कुछ इसी तरह का माहौल था कि विपक्ष बिल्कुल बिखरा हुआ था। हर कोई ये कह रहा था कि 400 पार तो शायद हो ही जाए, जो भाजपा का नारा था अब की बार 400 पार। लेकिन कैडर थोड़ी कॉम्प्लेसेंट हो गई, उसमें शिथिलता आ गई। उनको लगा रहे चुनाव तो हम जीत गए हैं। तो उस तरह की मेहनत चुनाव के दिन उन लोगों ने नहीं की। और भी वजह थे, उत्तर प्रदेश में और भी वजह थे, सबको मालूम है। लेकिन उसके अलावा यह भी था कि अब की बार 400 पार के नारे ने उनमें थोड़ी शिथिलता ला दी थी और उन्होंने वो मेहनत नहीं की जो उनको करनी चाहिए थी इलेक्शन के दिन। अब ये हो सकता है कि जिस तरह का माहौल बिहार में बना है, तो डर इस बात का है कि कहीं एनडीए फिर से कॉम्प्लेसेंट ना हो जाए, शिथिलता ना आ जाए। तो अगर एनडीए के कैडर शिथिल नहीं होते हैं, कॉम्प्लेसेंट नहीं होते हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि एनडीए एक बहुत बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है। वहां पे ग्राउंड रिपोर्ट ये आ रही है कि एनडीए के पक्ष में बिल्कुल आंधी बह रही है। वो इसलिए भी कि जो महागठबंधन के भी सपोर्टर हैं वो अपना मन बदल रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई ये तो आपस में ही लड़के मरे जा रहे हैं। तो अब सब कुछ बहुत स्पष्ट है कि अगर एनडीए के कैडर चुनाव के दिन शिथिल नहीं पड़ते हैं तो एनडीए एक बहुत बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है बिहार में। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।